तो अपना ऑन कर लेना। ठीक, नाउ टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसका पहले हेडिंग का मतलब समझ लो बेटा। टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब होता है कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेवलपमेंट होता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि ये फिजिक्स का टर्म है कि द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री, चूंकि केमिस्ट्री में इंक्लूड कर लिया गया यहाँ पे, तो द ब्रांच ऑफ science which deals with the study of dual behavior of matter। यानी साइंस का वह पार्ट, वह ब्रांच डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर मींस कि मैटर जो है डुअल बिहेवियर का होता है, यानी उसमें पार्टिकल लाइक कैरेक्टर और वेव लाइक कैरेक्टर दोनों होते हैं। जो इस पर बेस्ड हो उसी को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स मतलब ये उस चीज को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी मैटर को क्या मानते हैं या होता है उसमें कि डुअल बिहेवियर होता है, यानी उसमें पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी हो और वेव लाइक कैरेक्टर भी। और ये होता भी है, कब होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बट इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई? बिकॉज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड सो वी शुड नो or we need to study how the quantum mechanical model was developed and who contributes in the development of quantum mechanical model of an atom or modern atomic model of atom। तो उसके लिए क्या है बेटा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब बोर का मॉडल जो है फेल हुआ एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने में जो है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। और क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के डेवलपमेंट में बेटा 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन। ओके, 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और सेकेंड पॉइंट था इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के डेवलपमेंट में बेटा 2 जो कॉन्सेप्ट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिनमें पहला डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, और इन दोनों के बारे में आपको स्टडी करना है, ये क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो नाउ फर्स्ट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब देखो बेटा, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम है बेटा। डी ब्रॉगली ने 1924 में दिया था, या आप डेट ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं। डी ब्रॉगली जो है बेटा फ्रेंच जो है फिजिसिस्ट थे, यानी फ्रांस के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया था एक इक्वेशन द्वारा, एक फार्मूले के द्वारा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, इसीलिए इसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहा जाता है। यानी जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर टॉपिक है,
इस टॉपिक को हम डी ब्रागली इक्वेशन टॉपिक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्या बोलते हैं टॉपिक है या ऐसा इक्वेशन है जो पार्टिकल के या मैटर के ड्यूअल बिहेवियर यानी पार्टिकल और वेव लाइक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। और डी ब्रागली इक्वेशन क्या होता है, डी ब्रागली रिलेशन क्या होता है? तो डी ब्रागली ने बेटा बताया कि द वेवलेंथ ऑफ ए स्मॉल चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। वंस अगेन डी ब्रागली ने क्या बताया बेटा कि वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज मूविंग पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? पी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ओके, फिर से ध्यान दो, डी ब्रागली ने क्या बताया बेटा कि द वेवलेंथ ऑफ ए स्मॉल चार्ज मूविंग पार्टिकल और ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। और मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है? mv। देन इसको क्या लिख सकते हो? लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, इक्वेशन 1। यहां पर h क्या होगा बेटा? प्लैंक कांस्टेंट, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़े हो। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो me लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब एक चीज और जान लो बेटा कि इसमें अब आप थोड़ा सा डीप में जा रहे हो किसी भी एटम में जो आप स्टडी किए हो। देखो डी ब्रागली ने क्या प्रूव किया कि जैसे ये न्यूक्लियस हो गया बेटा और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में या सेल में कैसे मूव करता है? वेव्स के रूप में, इस तरह से दिया। ओके, इस तरह से हम मूवमेंट को दिखा सकते हैं, वेव के रूप में मूवमेंट होता है। और चीज देख लो, अगर वेव लाइक मूवमेंट है तो यहाँ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, और m क्या है? यहाँ पे मास है। तो इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, और वेवलेंथ लैम्डा आपका वेवलेंथ है, और वेवलेंथ बेटा किसके लिए होता है? वेव लाइक कैरेक्टर के लिए। क्लियर? ये वेव कैरेक्टर को प्रूव किया। और m जो है यहाँ पर क्या है? मास। और मास किस टाइप के कैरेक्टर को प्रूव किया? पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को। यानी डी ब्रागली इक्वेशन किसको प्रूव किया? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल को। ये पॉइंट समझ में आया? सर एक बार और ध्यान दो, एक बार और बता दीजिए। बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। देखो डी ब्रागली ने क्या बताया, पहले इनका डेफिनेशन सुन लो। डी ब्रागली ने बताया बेटा कि द वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल, एटम में इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए किया, तो कभी कभी स्मॉल चार्ज मूविंग पार्टिकल वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो द वेवलेंथ ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मोमेंटम मींस p, और मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv। यहां देखो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m हो और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो इसका मोमेंटम p क्या हो जाएगा? mv के बराबर होगा। क्लियर? सर हाँ बेटा, एक चीज देख लो। सर बोलो बोलो बेटा। सर वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने बोला ना मोमेंटम के होगा, तो आपने 1/p क्यों लिखा है? अरे सॉरी, डायरेक्टली वर्ड यूज किए हैं। अगर डायरेक्टली केमिस्ट्री सॉरी, और भी लिखा था ना। हेलो ऋषभ सिंह, एक चीज जान लो कि परमानेंट रिमूव हो जाओगे अगर आदत नहीं सुधरी। ऋषभ की सौरभ नाम है, आदत सुधार लो, नहीं परमानेंट क्लास से ही रिमूव हो जाओगे, फिर आके एप्लीकेशन दे के अपना फिर समझोगे क्या कहानी बनती है। तो नहीं पढ़ना है तो आराम से आउट हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी हो दिक्कत। अदरवाइज आदमी की तरह बात करो, लगे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक ना? इसलिए कि अब प्यार से समझाने वाला बेटा बेटा करने पे तो यार समझ नहीं रहे हो। देखो बेटा, अगर डायरेक्टली वर्ड यूज हो गया हो तो वेरी सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना?
ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली निकल गया हो, फिर से सुन लो, अगर डायरेक्टली निकला हो तो क्या होगा बेटा, द वेवलेंथ ऑफ ए स्मॉल चार्ज मूविंग पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दैट इज पी। और पी जो होता है मोमेंटम बेटा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास m होता है और v वेलोसिटी से मूव करेगा, इसका मोमेंटम p इक्वल टू mv के इक्वल होगा। क्लियर? तो इनवर्सली होगा, सॉरी। अब देखो बेटा, लैम्डा जो है ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ वेव लाइक कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। और m जो है मास होता है, जो पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। ये इक्वेशन कहलाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। ओके, ये इसका सिंपल फॉर्म है। अब इसका हम आपको थोड़ा और डिटेल समझाते हैं, कैसे ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट पर लागू होगा, किस टाइप के ऑब्जेक्ट पर लागू नहीं होगा। जैसे आप देखते हो कि अगर चाक ले लें तो ये क्या, ये चाक वेव लाइक कैरेक्टर शो करेगा? नहीं करेगा। ये कैसे निकलता है आप देखो, देखो h प्लैंक कांस्टेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंट उसका जो वेलोसिटी है, तो लैम्डा और m यानी जो हमारा वेव और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर है, इसमें क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है कि नहीं है? लैम्डा इनवर्स रिलेशन में है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। इसका मतलब देखो, अब ध्यान दो, m अगर इंक्रीज करेगा तो लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। क्लियर? यहाँ वेवलेंथ डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि वेव लाइक कैरेक्टर क्या होगा, लॉस होता जाएगा। ध्यान दो बेटा, वेवलेंथ डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि वेव लाइक कैरेक्टर उसका डिक्रीज कर रहा है। यस सर। और देखो, अगर मास को आप कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेवलेंथ यानी लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, और लैम्डा जीरो होने का मतलब नाउ योर पार्टिकल हैज लॉस्ट द वेव लाइक कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर लैम्डा जीरो हो जाए बेटा, इसका मतलब उसमें अब वेव लाइक कैरेक्टर नहीं है। हेलो? यस सर। और अगर वेव लाइक कैरेक्टर हो गया, मास बढ़ाने पर ये बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसमें केवल और केवल कैसा कैरेक्टर है, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। मैटर में पार्टिकल लाइक कैरेक्टर बचा, लेकिन वेव लाइक कैरेक्टर खत्म हो गया। ये कब इसका कैरेक्टर लॉस होगा, जब इसका मास अधिक हो जाए। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान दो बेटा, एक मिनट सुन लो। यानी ये पार्ट किस पर डिपेंड करे, किस पर ये लागू होता है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जिसका मास बहुत ही कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास अगर आपको जानना हो तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। ओके, ध्यान दो बेटा कि इलेक्ट्रॉन पर ड्यूअल बिहेवियर क्यों लागू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसका है बेटा, आवाज थोड़ा आप कर लो, आप लोग माइक इको हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। और इसी बहुत ही कम मास के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, यानी इसमें वेव लाइक कैरेक्टर और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं। यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन या ड्यूअल बिहेवियर केवल वही पार्टिकल शो करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी जिनका जो मास होता है बहुत ही कम होता है। क्लियर? और मास जिनका अधिक होता है, यानी उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मैक्रोस्कोपिक। उसके लिए क्या टर्म आएगा,
मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीन्स, मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिनका मास अधिक होता है। तो मैक्रोस्कोपिक जिनका मास अधिक होता है वो डुअल बिहेवियर नहीं शो करेंगे, केवल वही पार्टिकल डुअल बिहेवियर शो करेंगे जिनका मास बहुत ही कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह हैं जिनके मास बहुत ही कम होते हैं। क्लियर? यानी डी ब्रागली का जो एक्सप्लेनेशन है, डी ब्रागली की जो डिस्कवरी है, ये केवल और केवल किस पर एप्लीकेबल है? जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे, जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होंगे जिनका मास बहुत ही कम होता है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत अधिक होता है उनमें ये लागू या उन पर ये फॉलो नहीं करता है। यानी डुअल बिहेवियर केवल वही पार्टिकल शो करेंगे जिनका मास बहुत कम होता है। जिनका मास अधिक होगा वो डुअल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, वह केवल पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को शो करेंगे। हेलो, ये समझा बेटा? यही डी ब्रागली का एक्सप्लेनेशन है और यही डी ब्रागली इक्वेशन है। डी ब्रागली इक्वेशन से हमको एक ही कंक्लूजन मिलता है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। बात नहीं बेटा, माइक ऑफ कर लो। हेलो हेलो, यस सर, माइक म्यूट कर लो बेटा, जिसकी भी आवाज आ रही हो। डी ब्रागली केवल इससे हमें ये मिलता है इक्वेशन से कि जो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होंगे उनमें डुअल बिहेवियर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह हैं। लेकिन जो पार्टिकल लार्जर साइज के होते हैं उनमें केवल सिंगल बिहेवियर होगा, यानी उनमें पार्टिकल लाइक कैरेक्टर ही होगा और वेव लाइक कैरेक्टर वो लॉस कर देते हैं। क्लियर? तो दिक्कत? यस सर। इस तरह से ये डी ब्रागली का इक्वेशन होता है जो डुअल बिहेवियर को या डुअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है। ओके, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो उनकी वेलोसिटी भी चेंजेस होंगी। हाँ बेटा, वेलोसिटी चेंज होना अलग चीज है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो तो पार्टिकल मास क्योंकि कम है। हेलो, माइक आप करो बेटा, Yes, sir. किसी का इको कर रहा है। देखो बेटा, वेलोसिटी चेंज होना जो है, वेलोसिटी चेंज होने से उसके पार्टिकल या वेव लाइक कैरेक्टर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मास या लैम्डा यानी मास या वेवलेंथ चेंज होने से बेटा उसका क्या होगा? वेव और या पार्टिकल लाइक कैरेक्टर में चेंज आएगा। ठीक ना? हम उस पर फोकस करेंगे जो उसके वेव या पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को चेंज करते हैं। ठीक ना? और वेलोसिटी वेव लाइक कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक, को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखो बेटा, नेक्स्ट है सर। हाँ हेलो सर लेकिन वेलोसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वेवलेंथ की, यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे। अरे बेटा, मैंने क्या बताया कि मैंने क्या बताया कि देखो बेटा, मैंने क्या कहा? मास ब्रजेश सर, सर कोई पीछे से आपकी आवाज रिपीट कर रहा है। सर ऋषभ है, सुनो, ऋषभ। ऋषभ रुको, कहाँ गए? सर ये हमेशा परेशान करता रहता है, कोई बात 2-3 नहीं, दिन से परेशान कर रहा था। कोई बात नहीं। 2-3 दिन से परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं। तुम्हें परेशान करते हैं। अब ठीक है ना? अब तो हट गए हैं। ठीक है ना? अब तो अभी भी तो आवाज आ रही है। एक मिनट। ठीक, हाँ बेटा, देखो मैंने ये कहा था आपसे कि जो लैम्डा में वी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेलोसिटी जो है बेटा वो उसके वेव या मास यानी पार्टिकल लाइक कैरेक्टर में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। तो हम केवल उससे कंपेयर कर रहे हैं, उससे रिलेशन ले रहे हैं। हेलो, यस सर। कैसे आवाज रिपीट हो रही है बेटा? यस सर। हेलो, माइक सर सबको म्यूट कर दीजिए।
दिक्कत है, पूछ नहीं पाओगे यार। म्यूट तो हम सबको कर लें। सर सबको म्यूट। अबे हेलो, यस सर। तो वहां पर सिर्फ सर, इतना है। हेलो हेलो, यस सर। अब तो रिपीट नहीं हो रहा है। देखो, नो सर। जो भी रिपीट No, करते हुए मिलोगे सीधा मैं रिमूव करूंगा। भाई कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, इसलिए एक समझाना पॉसिबल नहीं है। प्रियांशु सोनी, यस सर। क्यों तुम्हारा माइक क्यों ऑन है? यस सर, बंद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सुधरो। देखो बेटा, क्या कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था। हेलो हेलो, वेलोसिटी बता रहे थे। अच्छा हाँ, वेलोसिटी में। तो यहाँ पर बेटा जैसे लैम्डा इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, एम बी कर लो, या एच बाई एम बी कर दो। तो जो वेव लाइक कैरेक्टर है लैम्डा शो करता है, और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर मास करता है। इसीलिए हमने जो है जो रिलेशन लिया है वो केवल लैम्डा और एम में करके कंपेयर किया है, और वेलोसिटी जो है वो अफेक्ट नहीं करती है इन दोनों कैरेक्टर को, ठीक ना। इसलिए जो है वेलोसिटी से रिलेशन नहीं लिया गया है। सर जंतुल फिरदौस कोई, क्या बेटा? सर कोई जंतुल फिरदौस अपनी माइक बंद नहीं कर रही है, आप देख रहे हैं तो बार बार म्यूट कर ले रही है। जमतुल फिरदौस, माइक आप करो। यस आप सर, करो, आप पूछना रहता है। तो पूछना हो तब ऑन करो बाबू। माइक ऐसा तो नहीं बात repeat साउंड में करनी लगाई हो, माइक रिपीट कर दे, माइक में इको हो रहा हो या रिपीट हो जा रही हो, कुछ दिक्कत तो है? किस पर यूज करते हो? नो मोबाइल पे? सर, कैसे रिपीट हो रहा है फिर? अब अभी तो और सबका ऑफ है। हेलो, तो यहां पर सिर्फ इसीलिए बेटा किया हूं कि लैम्डा वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है और एम मास को, एक वेव लाइक कैरेक्टर को है और एक पार्टिकल लाइक कैरेक्टर के, इसीलिए दोनों में कंपेयर किया गया है, ठीक ना। वेलोसिटी से उसके जो पार्टिकल या वेव लाइक कैरेक्टर है उसको जो है कोई अफेक्ट नहीं होगा, कोई उस पर चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको यहाँ पर कंपेयर नहीं किया गया है, ठीक ना। और वो सही है, जो मास का रिलेशन है वही उससे भी रिलेशन होगा, और वो वेलोसिटी पार्टिकल से ही रिलेटेड है, ठीक ना। क्या पूछना था जमतुल फिरदौस? बोलो, क्या पूछना था बेटा? नहीं सर, बस वेलोसिटी वाला जब बता रहे थे तो वही मुझे पूछना था, ठीक वही है। बता रहे थे आप। मेन वही चीज है बेटा। मेन क्या है कि केवल हम ड्यूअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ड्यूअल बिहेवियर में जिसके द्वारा बिहेवियर है हम उसको लेके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक ना, इसलिए है वो, और कोई बात नहीं है, ठीक। और रिलेशन तो वही रहेगा। अगर रिलेशन की बात करोगे तो v बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम m से इसलिए लिए हैं कि मास जो है वो पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को शो कर रहा है, और हमें कैरेक्टर को ही प्रूव करना है। एक डुअल बिहेवियर होता है, और किस कंडीशन में वो डुअल बिहेवियर को लॉस कर जाएगा, केवल सिंगल बिहेवियर रह जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग बेटा ये भी फिजिसिस्ट ही थे और जर्मन साइंटिस्ट थे। तो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि हाइजेनबर्ग ने बताया बेटा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए स्मॉल चार्ज मूविंग particle, that is electron, proton, etc. Once again, it is impossible to calculate exact position
and velocity of a small charge moving particle. This is known as Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग ने बताया बेटा कि कोई भी अगर स्मॉल चार्ज मूविंग पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, तो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को हम एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट या एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसका हम नहीं कर सकते हैं। यही चीज कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए स्मॉल चार्ज मूविंग पार्टिकल। दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे यहां देखो, अभी हमने लिया था कि ये एटम है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, इसका मास m हो, वेलोसिटी v हो, तो इसके मास को और वेलोसिटी को अगर मान लीजिए मूवमेंट कर वेलोसिटी को फाइंड करोगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी क्योंकि लगातार मूव कर रहा है। यानी होता क्या है, अगर हम वेलोसिटी को फाइंड करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन को फाइंड करना चाहते हैं या करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि पढ़ो ना, सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वेलोसिटी उसकी लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो यही चीज इन्होंने कहा कि किसी भी स्मॉल चार्ज मूविंग पार्टिकल की हम एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें जो है अगर पोजीशन में जो चेंज है डेल्टा एक्स हो और उसके वेलोसिटी में, अब चूंकि ऑब्जेक्ट है m मास रहेगा तो उसकी वेलोसिटी को लेकर के m और v को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वो क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, डेल्टा mv। या ऐसे कर सकते हो m डेल्टा v, क्योंकि m तो चेंज होगा नहीं लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। माइक बेटा आप कर लो। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हेलो, माइक आप कर लो। ओके, यहां पर क्या हो गया बेटा, ध्यान दो कि अगर उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स हो और उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी डेल्टा बी हो, तो चूंकि इसका मास है तो मास रहेगा साथ में ही, तो m डेल्टा बी हमने कर दिया और ये इक्वल आर ग्रेटर देन h/4 पाई के बराबर होता है। ध्यान दो, मैथमेटिकली या अगर हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन इसका बताएं या पढ़ें तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया बेटा, अगर इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो, डेल्टा एक्स हो और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी डेल्टा वी हो। m यहां पर इसलिए लिखा गया कि वो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तो उसका मास होगा और मास जो है m यहां पर डिनोट किया गया है, डेल्टा वी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो है, यानी ये मोमेंटम के बराबर है। आप कह सकते हो कहीं कहीं डेल पी भी इसको लिखते हैं। ठीक, ये किसके बराबर होगा, इक्वल आर ग्रेटर देन h/4 पाई के होता है ना। तो और इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको इक्वल ही मान लें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई। यहां पर भी h जो है बेटा ये प्लैंक कांस्टेंट होगा, 4 पाई आप समझते हो, नो प्रॉब्लम। अगेन देखो, अगर m को हम नीचे ले लें, ठीक ना, इस राइट साइड में ले लें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई m। m यहां पर मास है, ठीक, या इस पूरे पद को ले लो, इस m डेल्टा v पूरे पद को नीचे ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो क्या हो सकता है, r डेल्टा x इंटू डेल्टा x इक्वल टू h/4 पाई m डेल्टा v। ओके, यहां देखो h कांस्टेंट है,
देखो h कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और m यहां पर है, यानी कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू 1 बाई m डेल्टा v। ओके, अब देखो बेटा, ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और ये वेलोसिटी या उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, और इन दोनों में रिलेशन कैसे आ गया, इनवर्स। यानी अगर मास बढ़ेगा या ऑब्जेक्ट का मास लगातार बढ़ाते जाएं तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और ये अनसर्टेनिटी जब कम होगी तो निश्चित रूप से मास को अगर कंटिन्यू बढ़ाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा कि अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अनसर्टेनिटी जीरो होने का मतलब है कि हम उसकी सर्टेन पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, ठीक ना। अगर मास कंटिन्यू बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अनसर्टेनिटी डिक्रीज होती जाएगी और जीरो हो जाएगी, और अनसर्टेनिटी जीरो होने का मतलब है कि उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहां पर भी वही चीज आया कि अनसर्टेनिटी किसमें होगी, जो केवल स्मॉलर ऑब्जेक्ट होंगे यानी माइक्रोस्कोपिक होंगे। यानी ये रूल भी किस पर लागू हुआ, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो लार्जर साइज के ऑब्जेक्ट हैं, उनमें ये लागू नहीं होगा। और अगर लागू नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लार्जर साइज के पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। यानी इनका भी रूल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी केवल और केवल किस पर लागू होगा, जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट हैं, माइक्रोस्कोपिक कह सकते हो, बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, और अगर बड़े ऑब्जेक्ट हैं उन पर ये रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक। ये दो चीजें आपने देखा, एक डी ब्रॉगली का इक्वेशन जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो ये बताता है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं या जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लाइक, उनकी जो है एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, यानी इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट simultaneously exact position and velocity of a small charge moving particle. This is known as Heisenberg uncertainty principle. Here uncertainty in position is delta x, uncertainty in velocity delta v, और चूंकि ऑब्जेक्ट है तो उसका मास रहेगा ही रहेगा, तो m से मल्टीप्लाई करोगे मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, m डेल्टा v. This will be equal or greater than h by 4 pi. Here also h is Planck constant and 4 pi is mathematical operation. So delta x m delta v equal to h by 4 pi, अगर हम मान लें इसको इक्वल ही नॉट ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा कि अगर हम m डेल्टा v को नीचे ले लें, यानी पद को थोड़ा सा डिनोमिनेटर साइड में ले जाएं, तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा h by 4 pi m डेल्टा v। h और 4 pi कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो सीधा डेल्टा x इक्वल टू 1 बाई m डेल्टा v हो जाएगा। अब अगर कंपेयर करो तो मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी डिक्रीज करती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएगी, यानी हम एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब मास ऑफ ऑब्जेक्ट अधिक होगा, यानी जो हमारा मैटर है, जो सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है, वो माइक्रोस्कोपिक या लार्जर होना चाहिए। यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर लागू होता है और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर लागू नहीं होता है, तो दोनों में सेम है। हाँ बोलो सर, 4 पाई क्यों हट जाएगा वहां से? 4 पाई हट नहीं रहा है, केवल मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो सभी में रहेगी।
उसको हमने कहा कि इसको रिमूव करके अगर हम कंपेयर करें, इसको हमने कांस्टेंट है तो इसको मान लो कि हम हटा दें, तो m डेल्टा बी में और x में इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में क्या हुआ कि m बढ़ेगा तो x घटेगा, और x घटने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घट रही है। अनसर्टेनिटी घटने का मतलब कि सर्टेनिटी बढ़ रही है, यानी सर्टेन पोजीशन को हम कैलकुलेट या फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे m लगातार बढ़ाते जाओगे अनसर्टेनिटी घटती जाएगी, और एक समय आएगा अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगी, यानी हम सर्टेन पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये चीज कह रहे हैं। यस सर। हटाने की बात नहीं है, जब कैलकुलेशन करोगे, जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो इन वैल्यूज को रख करके ही कैलकुलेशन करोगे, वो हटाना नहीं है। केवल हमने कंपेयर करने के लिए आपको बताया कि आसानी से ये आपको दिखे और समझ जाओ। क्लियर? यानी दोनों ही रूल किस पर डिपेंड होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही फॉलो करते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, लार्जर ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ही रूल फॉलो नहीं करते हैं। ओके, और ये दोनों रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आगे इसके बारे में इस मॉडल का पूरा डिटेल दिया है, बताएंगे आपको। तो इस तरह से इन दोनों रूल में कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। नेक्स्ट है बेटा। नो सर। सर उसमें साइमल्टेनियसली क्यों यूज हुआ है? साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, अलग अलग तो कर ही सकते हैं बेटा। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब है कि एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी को भी, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। और यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि एक साथ नहीं कर सकते, और तो हम कर ही सकते हैं उसकी वेलोसिटी और पोजीशन का कैलकुलेशन, ठीक ना, लेकिन तभी जब हमको एक साथ करना हो तब वो पॉसिबल नहीं होता है। अलग अलग करना हो तो नो दिक्कत, आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक ना। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? ये टर्म बेटा जब आगे टॉपिक पढ़ोगे तो आएंगे, इन सबको पढ़ना भी है, तो इन सबको पहले पढ़ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें तो ऑर्बिटल में कोई एक स्पेशल प्लेस नहीं होता है। जैसे हमने बोर के मॉडल में क्या दिखा दिया कि एटम लिया और बता दिया कि ये सर्कुलर पाथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन किसी एटम में इस तरह से सर्कुलर पाथ नहीं होते हैं। ठीक, होता क्या है कि ये मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से एरिया होता है, और वह प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको हाइड्रोजन का मान लें, तो वह प्लेस जहां पर हाइड्रोजन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सबसे अधिक होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, फिर से देखो, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर the probability of finding electron is maximum। माइक आप कर लो बेटा, माइक आप कर लो, जब तक ना पूछना हो आप किए रहो। तो क्या होगा कि the space around the nucleus where the probability of finding electron around the nucleus is maximum is called as atomic orbital। न्यूक्लियस के बाहर का वह प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। और ध्यान दो, हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर